डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपको दो चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंप्लीट लेसन्स दिए हैं, कंप्लीट वीडियो दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं प्लीज उन्हें जरूर देख लें। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर, उसका नाम है गॉस थ्योरम। और इस गॉस थ्योरम की बैकबोन है एरिया वेक्टर। मैंने ना यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो बुकिश डेफिनेशन है। A small area of surface enclosing a given volume can be represented as area vector। पर मुझे समझ में नहीं आया। जब मुझे नहीं समझ में आई तो आप जब इसको गॉस थ्योरम करेंगे आगे और एरिया वेक्टर को यूज करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर है क्या। अब तक हम एरिया को क्या मानते हैं, स्केलर मानते हैं, पर एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब ये एक सरफेस है जिसका एरिया इसमें एक स्मॉल पार्ट लिया जिसका एरिया कितना है, डीए। और अकॉर्डिंग टू बुक, जो हम बुक इस लैंग्वेज में चलते हैं, ये नॉर्मल टू द सरफेस है इस पॉइंट के। और इसे मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर डीए। मैं वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखता हूं, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ऐसे लिखता हूं ना। तो मैं एरिया वेक्टर को यहां अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज कैसे लिखूंगा, डीए इंटू एन। पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं एरिया वेक्टर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, उसे दिमाग में बिठाना है। आप रेक्टेंगल जानते हैं, यस बिल्कुल जानते हैं रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक साहब। ये इसकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है इसकी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। और वाई एक्सिस के अलावा कौन सा होता है बेटे, जे कैप। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटे, 4 आई कैप। ब्रेथ कितनी होगी, 3 जे कैप। हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए एल क्रॉस वेक्टर बी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे सामने यहां पे 4 आई कैप 3 जे कैप, कितना हो गया साहब, 12 आई क्रॉस जे। अब ये कितना हो जाएगा, 12 के। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ये देखो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये कैसा सरफेस है, इसे कहते हैं ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। इसे अपवर्ड ले लो या डाउनवर्ड ले लो, ये आपकी कन्वीनियंस है। ये क्या है, आपकी कन्वीनियंस है। पर मैंने जो सिंपल फॉर्म आपको समझाई कि जैसे लेंथ है एक एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ब्रेथ है वो एक एक्सिस के अलॉन्ग होगी, एरिया क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। के कैप मतलब जैसे हम 3 डायमेंशनल एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रही हैं और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस आ रहा है। इसी तरह तो हमने इसमें कितने सरफेसेस को डिवाइड किया, 2 सरफेसेस। ओपन सरफेस, ओपन सरफेस कौन कौन से होते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एटसेट्रा, ट्रेपेजियम एटसेट्रा। अब जब हम दूसरे सरफेस की बात करते हैं, दूसरा सरफेस कौन सा सरफेस होता है बेटे, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में आते हैं आपका स्फीयर, क्यूबॉइड। जैसे कि आपका स्फीयर है, सॉलिड बॉडी है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एरिया वेक्टर में उस पॉइंट पे नॉर्मल लूंगा।
इस पॉइंट पे लेना है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल लूंगा। ये मेरा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी सॉलिड सरफेस हो गया। तो जब क्यूबॉइड सॉलिड सरफेस हुआ, मैं इस फेस पे लूंगा तो इस फेस के नॉर्मल हो जाएगा, इस फेस पे लूंगा तो इस फेस के नॉर्मल हो जाएगा, इस फेस पे लूंगा इसके नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओपन सरफेसेस में हम क्या करते हैं, जैसे हम ओपन सरफेस ले रहे हैं, ओपन सरफेसेस में हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। और ये कोई भी, मान लिया आप कहने लग रहे सर ओपन सरफेस में सर्कल है, तो सर्कल क्या हुआ, सर्कल ऐसे हुआ ना, उसके नॉर्मल टू द सरफेस। और वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर डी हमने लिया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। होप सो आपको ये एरिया वेक्टर्स क्लियर हो गया होगा। अब हम उसका दूसरा मेन बैकबोन को कंसीडर करने जा रहे हैं। वो बैकबोन क्या है, सॉलिड एंगल। आपने एंगल पढ़ा है बेटा, एंगल किसे कहते हैं, सिंपल हम जानते हैं प्लेन एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या भला आ गई, प्लेन एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने दो लाइंस ली, दो लाइंस को ड्रॉ कर दिया, उनको ज्वाइन किया, और जो एंगल फॉर्म हुआ उसे क्या कहा हमने, प्लेन एंगल। आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियस, इसकी यूनिट होती है रेडियन, सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटे, रेडियन। अब ये प्लेन एंगल हम पढ़ रहे थे, ये सॉलिड एंगल क्या बना रहा है, मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है किसी भी शेप का, इस सॉलिड सरफेस में से मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, स्फीयर नजर आ रहा है जो मैंने पार्ट कट किया, इसको मैंने क्या किया, इसकी एक्सट्रीमिटीज को मैंने सेंटर ऑफ बॉडी से ज्वाइन कर दिया, इसका सेंटर ऑफ बॉडी का। अब जो मैंने पार्ट कट किया उसका सरफेस एरिया डी है, जो पार्ट मैंने सॉलिड बॉडी में से पार्ट कट करके निकाला, इसका डिस्टेंस क्या है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो जो एंगल फॉर्म्ड होगा व्हाट वी कॉल इट सॉलिड एंगल। बिल्कुल सिंपल, मैंने जिस पार्ट को कट किया उसके एंड्स को सेंटर ऑफ द बॉडी से ज्वाइन किया, तो जो एंगल फॉर्म होगा इसे ये क्या बनाएगा, कोन विद इट्स एपेक्स एट द सेंटर। जो कोन की एपेक्स सेंटर से जो एंगल बनाने लग रही है व्हाट वी कॉल इट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल सिंपल क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस बॉडी को पूरा ही कट करके निकाल दूं, पूरा कट करके निकाला स्फीयर, तो जब मैं इसकी यूनिट क्या बेटे, स्टेरेडियन। जब मैंने इसको पूरा कट करके निकाला, इस पार्ट को पूरा कट करके निकाला, तो डीए कितना हो जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एंगल कंप्लीट डी ओमेगा की जगह ओमेगा यूज करेंगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। मतलब हमने कंप्लीट जब कट किया, सॉलिड पार्ट बॉडी का निकाला, तो स्फीयर बना, ये स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना हुआ, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपको सॉलिड एंगल समझ में आ गया बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका ले रहे हैं जो हम इसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स, हमने फ्लक्स बार बार बहुत दिमाग में आ रहा है। मेरे पास एक सरफेस है, ठीक साहब, the number of electric lines of force passing through a surface, या number of electric line of force linked with the surface passing through it, what we call it electric flux. Simple, ये मेरे पास एक सरफेस है, मेरा हाथ देख रहे हो, इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं व्हाट वी कॉल इट
electric flux. Second definition, the electric flux linked with the surface in the electric field is defined as the surface integral of electric field over that surface. इसको हम यूज करेंगे बेटे. पहली क्या थी? सिंपल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस in electric field is defined as the surface integral of electric field over that closed surface. अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. कैसे स्टडी करेंगे बेटे? से डिटेल में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरे पास ये एक सरफेस है, इसमें एक स्मॉल पोर्शन लिया मैंने, ये इसका एरिया वेक्टर होगा स्मॉल पोर्शन का. इसका सरफेस एरिया ए है टोटल सरफेस का. इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास हो रही है वो एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाने लग रही है बेटे? थीटा. ये इलेक्ट्रिक. तो फाई इज इक्वल टू मैंने कैसे डिफाइन किया अभी? E डॉट डी वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. तो यहां पे क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा. अब पूरा का पूरा सरफेस है तो ई कॉस थीटा बाहर आ गया. क्लोज सरफेस है डी. इसका एरिया कितना है बेटे? ए. E cos थीटा इंटू ए. अब क्या आ जाएगा ये? ए cos थीटा. इस फार्मूले को हम यूज करेंगे. अब हम इसमें डिफरेंट केसेस ले रहे हैं. थीटा 0 डिग्री है. थीटा एंगल किसके बीच में था बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल था. जब हम थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं तो इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक शॉर्ट डायग्राम, इस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दोनों. तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे आपके पास? 1. तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा? ए cos 0 डिग्री मतलब ए. मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगी. सेकंड केस ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे? 0. तो फाई ई कितना हो जाएगा आपका? ए cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0. ये डायग्राम कैसे आई? ये एरिया वेक्टर है आपका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो गई. जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल टू द प्लेन सरफेस पास हो, पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर तो नॉर्मल है, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती. थर्ड केस. अब थीटा हमारा 180 डिग्री है. cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे? -1. ये सरफेस है आपका, ये एरिया वेक्टर है आपका, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जा रही है आपकी? डाउनवर्ड जा रही है. तो फाई कितना हो जाएगा आपका? ए cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -ए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पॉजिटिव थी, यहां 0 थी और यहां नेगेटिव थी. तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. इसलिए कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है. इसकी यूनिट देखें, फाई ई इज इक्वल टू ई ए. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर. एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर.   तो क्या होगी? वोल्ट इंटू मीटर.                                                                                               तो क्या होगी? वोल्ट इंटू मीटर.
ठीक साहब। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हुई, इसकी यूनिट क्या हुई, वोल्ट इंटू मीटर हुई। अब इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, पाई का ई इंटू ए। ई का हम लेंगे एफ अपॉन क्यू ले लो, एरिया ए रहने दो अभी, एफ क्यू क्या हो जाएगा आई इंटू टी इंटू एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 ए इंटू टी इंटू एल स्क्वायर एरिया। तो फाइव ई कितना हो गया बेटा, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, पहली चीज ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड, अलोंग द एरिया वेक्टर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पास, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी परपेंडिकुलर, और पैरेलल टू प्लेन सरफेस पास होगी तो नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास, और अपोजिट टू एरिया वेक्टर पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तो होगी पर नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इसमें हम दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, ये आपको क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अब हम आपको दो चीजें क्लियर करने जा रहे हैं, इनवर्ड फ्लक्स क्या होती है और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होती है, और इसे कैसे लेते हैं एरिया वेक्टर की रेस्पेक्ट में। किसकी रेस्पेक्ट में, एरिया वेक्टर की रेस्पेक्ट में। बेटे बैकबोन है जो अभी समझा रहा हूं मैं आपको, हम इसे यूज करेंगे। अब ये हमारा एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस समझ गए, सॉलिड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है आपकी, आ रही है। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां पे ऐसे आ रही है और एरिया वेक्टर यहां पे ऐसे होगा, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, कितना एंगल हुआ, ए cos 180 डिग्री। तो इनवर्ड फ्लक्स क्या होगी, नेगेटिव। और इसी स्फीयर में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है आपका डी। तो इलेक्ट्रिक ये इनवर्ड है और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी, ए cos 0 डिग्री, दैट इज ई। तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, नेगेटिव होती है, और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होती है बेटे, पॉजिटिव होती है। इस चीज को हम यूज करेंगे बेटे। मैंने अब आपको बहुत सिंपल फॉर्म में इस चैप्टर की बैकबोन को समझाया है, तो इसलिए अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।